I am Damayanti and I work as a life coach, personal change and growth coach. So I'm a certified life coach and an NLP neuro linguistic programming coach. I work with self leadership, personal development, personal challenges, personal changes, emotional well being primarily, and emotional healing positivity. So today we are going to talk about some stuff. I started Sensibilities in 2025 to work on and to focus more into the awareness of, to create more awareness about emotional well-being. आज के डेट में ज़्यादातर लोग भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं एंड इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है. सो my organization is there to support and I work as a coach to support that journey. I am a mother of a teen as well. So yeah, that's about me. अगर आपको कुछ और जानना हो तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी, कोई स्ट्रेस नहीं है. राइट अभी आज की शाम पे आते हैं. आज की शाम हम कविता के नाम करेंगे. यू नो पोएट्री हैज बीन अ हीलर फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम, है ना. हम कविता पढ़ते हैं, हम गाने सुनते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है. All of that, actually, all those words relate to us in some or the other way. So कविता से हम अपना इमोशंस व्यक्त कर पाते हैं. It's like a mirror to our emotions, to our thinking, to our journey, जिसे हम हिंदी में एक्सप्रेशन में कह सकते हैं अभिव्यक्ति है हमारी. तो जब हम दूसरे की कविता पढ़ते हैं तो उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं. और जब हम अपनी कविता लिखते हैं तो हम अपनी इमोशंस को, अपनी इंटेंस फीलिंग को बहुत इजी वे में, सरल रूप में उसको समझ पाते हैं. इट बिकम्स वेरी इजी टू ऑल्सो लेट आउट, जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में है या बहुत कोई इमोशनल एक टर्ब्यूलेंस है जो हमारे दिल में बहुत हैवी हो रहा है, वो बाहर निकल सकती है. एक और चीज होती है कि हम जब आइसोलेट होते हैं, जब हमें लोनली फील होता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में. और कविता हमेशा अकेले ही लिखा जाता है, तो लोनलीनेस का सबसे अच्छा सदुपयोग है कि अपने सारे थॉट्स को लिख डालते हैं और फिर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, है ना. तो आज मैं आपको 3 कविताएं सुनाऊंगी. एक है, तो हम शुरू करते हैं गुलजार साहब की एक नज्म से. उसका नाम है रूह देखी है कभी. ये गुलजार साहब की कविताएं, उनकी लिखावटी, उनकी गाने मशहूर इसलिए भी है क्योंकि वो एक अजब तरीके से सोचते हैं. गीली सी हंसी, मेरा कुछ सामान रखा है आपके पास. सो इतनी खूबसूरत से सोचते हैं कि हम उसको अलग ही अंदाज में अपने हिसाब से रिलेट कर लेते हैं. हर हर किसी का वो जरूरी नहीं है कि वही चीज हो जो उन्होंने बताना है, बट हम रिलेट कर लेते हैं. ये भी बहुत ही सुंदर है. रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है कभी, जागते जीते हुए धुंधिया कोहरे से लिपट कर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है कभी. या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करता हो तालियां, सुबकियां लेते हवाओं के वो बैं सुनी है. 14वीं रात के बेफार से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े होके
गिरजे की दीवार से लगकर अपने गहनाते हुए कोह को महसूस किया है कभी? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी का ढेला। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह ले देखी है कभी? रूह किस महसूस किया है कभी? बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और उनकी छोटी सी नज्म है। ऐसे उलझ ऐसे उलझ नजर उनसे हटी नहीं। दांत की रेशमी डोर कटी नहीं। उम्र कब से बरस के सफेद हो गई। कारी बदरी जवानी से छटी नहीं। टू गुड। सो हर बार हम ये पढ़ते हैं ना तो कुछ अच्छा महसूस होता है। और जब हम अपने आप को जोर से बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, तब हमारे जो अच्छाई वाला फीलिंग होती है ना वो और दुगना हो जाता है। सो हम कहते हैं कि हम दिन में अगर 3 चीजें करते हैं तो उन 3 चीजों में अगर एक खराब है और 2 अच्छे हैं, लेकिन हमारा ध्यान खराब पे जाता है। अरे ये अच्छा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं अच्छा हुआ, ये और अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जो अच्छा हुआ है उस पे कम ध्यान जाता है। तो जब हम कविता या कोई भी चीज ऐसी जोर से बोलते हैं जो चीज अच्छी लगती हो उसको, इवन सिंपल थिंग्स लाइक मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, और फिर मैं खाना बनाने लगूं, उसके बाद जो आपकी फीलिंग आएगी ना और जो रोज आपकी फीलिंग आती है उसमें अंतर होता है। तो जब हम एक चीज जो हमें अच्छी लगती है और वो हम लाउडली बोलते हैं तो इसीलिए उसका इमोशन डबल हो जाता है। सो कविता के साथ तो ये है ही कि हम अपने आप से पढ़ते हैं तो वैसे ही अपने दिमाग में वो चीजें दोहरा रहे हैं कि ये अच्छा है, तो वो और अच्छा लगने लगता है। अभी हम दूसरा वाला, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी से, अ, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पंक्तियां लिखी थी बंगाली में। सो आई रीड आउट अ ट्रांसलेशन ऑफ इट, 2 translations. The fish in the water is silent. The animal on the earth is noisy. The bird in the air is singing. But man has in him the silence of the sea, the noise of the earth, and the music of the air. कितनी खूब कही है ना। हम सब में संगीत, सॉन्ग्स, म्यूजिक, साइलेंस एंड चैटर सब कुछ है। हम क्या बोलना चाहते हैं उस पे डिपेंड करता है हमारा सब कुछ। एक और छोटी सी है उन्हीं की, रविंद्रनाथ टैगोर की। डू नॉट से इट इज मॉर्निंग and dismiss it with a name of yesterday. See it for the first time as a newborn child that has no name. हर दिन एक बिना नाम के दिन है, उसको हम किस दिशा में लेके जाएंगे, क्या नाम देंगे, वो हमारे ऊपर है। हम, बिफोर आई मूव टू द लास्ट वन, क्या आपको कुछ भी इसमें से स्ट्राइक करता है, किसी चीज को आप रिलेट करते हो? आपकी अनुभव तो बहुत है, इतने सालों में आप लोगों ने तो बहुत पूंजी इकट्ठा कर रखी होगी। ये भावनाएं आपने जैसे भी बहुत महान कवियों के बारे में बताया, हम साधारण व्यक्ति भी लिखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मैं अपने पर अपना अनुभव बताती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है जब लिखती हूँ। तो आप लाइफ कोच भी हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन के पिछले, क्योंकि हम भूत में चले जाते हैं, भविष्य की जगह भूत में जाते हैं, तभी ये कविताएं अपनी अनुभूति होती है और हम उसे
पेपर पे प्रकट करते, लिखने लगते हैं। लेकिन मुझे बहुत रोना आता है दमयंती जी, और मैं फिर उसे स्टॉप कर देती हूँ। और ये मेरा खजाना है जो बहुत सारी ऐसी कविताओं का जो है, जो मैं तारे सोशल में एक बार पढ़ भी चुकी हूँ। तो उसको कैसे, मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, और लेकिन मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाती हूँ उसे, क्योंकि मुझे उसी समय जब वो पुरानी यादों में जाती हूँ तो उसे लिख नहीं पाती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आप जब लिख रही थी, तो आपके जो इमोशंस बह रहे थे, उसके हम्म। बाद आपको हल्का फील होता है ना? हाँ, होता है, लेकिन मैं उस समय फिर लिखना छोड़ देती हूँ थोड़े से, हाँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि उतने उस समय के लिए। इतने आंसू निकलते हैं उन यादों में कि आप उसको, ठीक है, रख दो अभी एक साइड, तो फिर उस समय पर फिर वापस नहीं जा पाते हैं, वो अधूरा ही रह जाता है वो लिख। हाँ। सो उससे क्या होता है, एक तो हम पोइट्री को थेरेप्यूटिक वे में देखते हैं, तो हम्म। जो आप कह रही है वो थेरेपी वाला पार्ट है। हम्म। उसमें आपने लिखा और वो बह गया। हम्म। वो आप जब दूसरी बार, आप कुछ दिन छोड़ के आप जब लिखेंगी ना, तो आपको वो वाली हम्म। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हम्म, सही है। तो आपका ग्रिप बनता जाएगा उस पे। तो ऐसे आप धीरे धीरे करती जाएंगी। तो जैसे हम एक नॉर्मल कविता की बात करती हूँ, एक नॉर्मल कविता हम एक बार लिखते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर 15 दिन बाद आते हैं तो हमें लगता है अरे ये क्या था, हाँ। अच्छा इसमें थोड़ा सा। फिर जब हम 1 महीने बाद आते हैं तो उससे एकदम कंप्लीटली डिटैच हो चुके होते हैं, हम्म। क्योंकि हमारी भावनाएं प्रकट हो चुकी हैं। दे आर ऑलरेडी लेट आउट ऑन द पेपर। नाउ इट इज मोर टू डू विथ, ओके, रीडिंग and just feeling that what we have read. It will happen most of the times जब हम लिखते हैं, क्योंकि बहुत इंटेंस इमोशंस होते हैं ना। हाँ। तो it will happen and it's okay. थैंक यू। It is very normal, it is okay. It is better that when we cry and we let it out, our emotions settle down. But you can pick it up after 15 days, 20 days, leave it for some time. ओके। It's okay. थैंक यू। You start with something, leave it for some time, and then again go back to it. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज हम सेशन में बात आपने करेंगे आप इस बारे में। बिल्कुल, और आज आपने बोला है तो आपसे भी सुनेंगे एक कविता। नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगी। बिल्कुल। अम, ये एक तीसरी कविता जो है, ये लेखिका हमारी तरह ही है, लीना भार्गव जी। उनका ये वाला कविता उन्होंने कोरोना काल में लिखा था और अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट किया था। पोएम का, पोइट्री का नाम भी मित्रों को समर्पित ही है उनका। जिंदगी की राह आसान नहीं, इतना तो समझ में आता है। इन पहाड़ियों के बीच में एक दरिया भी नजर आता है। गिर कर उठे, उठ उठ कर चले, मंजिलों को चाहत में उड़ने को जी मचलता है। पैरों को पंख बनाकर चलते जाते हैं, हर पड़ाव में कुछ सबक सिखा जाते हैं। हर राह पर कुछ राही मिले, कुछ मित्र बने, कुछ हमराही बने, कुछ दूर चले, कुछ बिछड़ गए। मंजिलों की तलाश में कुछ कभी खो भी गए। कुछ आज भी याद आते हैं, मीठी सी कसक सीने में दे जाते हैं। मुड़ मुड़ कर उनको खोजते हैं जाते, उनके इंतजार में आगे भी बढ़ते हैं। जो आज भी साथ चलते जाते हैं, उनकी सलामती की दुआ भी करते जाते हैं। बहुत अच्छा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें सबको पता है क्या हुआ। तो हम्म। उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को बहुत मिस किया और उन्होंने लिख डाली। आप ही की तरह सारे इमोशंस बाहर आए, एंड आई थिंक इट बिकेम अ हीलिंग प्रोसेस फॉर हर, है ना?
अब हमने इन कविताओं को पढ़ने के बाद हमें लगता है कोई चीज, कोई भी विचार आपके मन में आ रहा हो, कोई भी शब्द, कुछ भी आपको शेयर करना हो, आप कर सकते हैं, वरना आई विल रीड वन मोर, वन लास्ट। ठीक। सो हम लोग जर्नलिंग बहुत करते हैं, है ना। हम किसी भी केस में, हम ग्रीफ हो, स्ट्रेस हो, हम बोलते हैं कि आप जर्नलिंग करें। फॉर दैट मैटर, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, दीज आर टू पिलर्स ऑफ पॉजिटिविटी। अगर हमें माफ करना आता हो और हम ग्रैटिट्यूड हमारे पास हो, तो सब कहते हैं कि जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। सो हम लोगों को ये करने के लिए हम जर्नलिंग करने बोलते हैं। एंड राइटिंग एज ए मैकेनिज्म इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मीडियम, बिकॉज इट अगेन लेट्स यू आउट फर्स्ट। सेकेंड इज कि जब आप रिविजिट करते हो तो वो सारी इमोशंस जो आप उस टाइम था, वो रिएक्शन के बिना आप इमोशन को फील कर रहे हो। पहले क्या होता है कि आप गुस्से में थे तो या कोई भी आप स्ट्रेस में थे तो आपका एक्शन हो गया साथ में। तो लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो वो एक्शन छोड़ के बाकी सब हो रहा है, लिख रहे हैं। सो द इमोशन इज कमिंग आउट, only the emotion is coming out, which makes the journey easier, which makes healing easier हमारे लिए। एंड स्पेशली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम पीछे का देखते हैं, भूत देखते हैं, भविष्य कम देखते हैं। नॉस्टैल्जिया, sometimes it is nostalgia, sometimes it is intense feeling, and it makes a lot of sense टू राइट डाउन, बिकॉज हमेशा हमारे सुनने के लिए हमारे पास हमेशा कोई नहीं होता। लेकिन जब हम लिख लेते हैं और हम उस चीज को शेयर करते हैं, तो हम आपका इमोशन या आपकी फीलिंग, आपकी सोच बिना कहे भी हम समझ जाएंगे, क्योंकि हमने आपकी पढ़ ली। सो इस वजह से राइटिंग बिकम्स अ वेरी वेरी क्रूशियल वे ऑफ हीलिंग। एंड द मोर वी read and the more we write, the more we share, we sort of get to know each other better। हम अपने एक दूसरे को जानते नहीं है, दूर दूर तक बैठे हैं, लेकिन एहसास में हम एक ही जगह पे हैं। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम मुद्दा है, जहां हमें लगता है कि अम, लिखना बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। और ऑफ कोर्स, अगर कोई हमसे बैठ के पूरी शाम पोएट्री सुनाए, तब तो हम सुन के ही, कभी कभी होता है ना कि हम जब सुनते हैं तो हमें रोना आ जाता है, या हंसी आ जाती है, या खुश हो जाते हैं, दिल एकदम अच्छा हो जाता है। किसी को कोई सवाल कुछ भी पूछना हो। अच्छा रहा सेशन आज। एक लास्ट गुलजार साहब की ही पंक्ति से खत्म करेंगे। उनकी तो इतनी है ना, पढ़ते जाए। हम्म, बस एक लम्हा का झगड़ा था, दारो दीवार पे ऐसे छन। जस्ट सेकंड, सॉरी। सॉरी, दोबारा से शुरू करती हूँ। बस एक लम्हा का झगड़ा था, दारो दीवार पे ऐसे छन की गिरी आवाज, जैसे कांच गिरता है। So it was just a moment of a fight. I mean, just a moment. But the voice, it talks about the pitch, the way we speak, and the tone. It felt like a wall breaking. So
हाँ, वी से दैट हम क्या बोलते हैं, बहुत टाइम हमें शब्द याद नहीं रहते कि उन्होंने मुझे ये बोला था, लेकिन हमें वो फीलिंग, वो एहसास याद रह जाती है। उन्होंने ये बोला था तो हमें ये ऐसा लगा था, क्या बोला था शायद वो भूल गए, क्या झगड़ा क्या हुआ था वो भी भूल गए, लेकिन क्या महसूस हुआ था वो रह जाता है। सो दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट ही हैज रिटन। हम्म। आप लोगों को सुन के अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया। This has been very, very good. Thank you. हम्म, थैंक यू सर। सो अगले सेशन पे हम इसी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, और एंड वी विल डू अ प्रोसेस ऑफ इमोशनल हीलिंग। ठीक। ठीक है। थैंक थैंक यू, यू। थैंक Thank you यू, very much. थैंक यू। थैंक यू। Bye-bye. बाय।